जी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सर, फिजिक्स लेक्चरर कतवा यूनिवर्सिटी। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर। देखें, मैंने सबसे पहले स्टार्ट में यही कहा था कि जितनी भी माइक्रो बॉडीज हैं उनको हम क्लासिकली स्टडी नहीं करते, उसके लिए मॉडर्न फिजिक्स का होना जरूरी है। मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स जिसे हम बोलते हैं, तो उसके थ्रू हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को स्टडी करते हैं, क्योंकि जो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, डिफरेंट पैरामीटर जैसे कि मोमेंटम है या वेलोसिटी है या स्पीड है या मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स हैं, जितनी भी माइक्रो बॉडीज हैं उनके तो डायरेक्टली मेजर नहीं होते, तो उनको मेजर करने के लिए मॉडर्न फिजिक्स का होना जरूरी है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, पहले तो आते हैं कि ब्लैक बॉडी होती क्या चीज है। वो बॉडी जो एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब एवरी टाइप्स ऑफ रेडिएशन, जितनी भी रेडिएशन हैं, जिस किस्म की रेडिएशन है, चाहे वो थर्मल है, चाहे वो एटॉमिक रेडिएशन हैं, चाहे एनर्जी रेडिएशन हैं, चाहे एमिशन ऑफ फोटॉन्स है, चाहे आपकी गैमा रेडिएशन है, जितनी भी टाइप ऑफ रेडिएशन है, उनको जो बॉडी एब्जॉर्ब करती है उसको बोला जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी का। ब्लैक बॉडी की एबिलिटी है, एबिलिटी to observe every type of radiations। तो इन रेडिएशंस को बेसिकली कैविटी रेडिएशन भी बोला जाता है, और थर्मल रेडिएशन भी बोला जाता है। कैविटी रेडिएशन और थर्मल रेडिएशन दोनों नाम हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के। देखें, थर्मल रेडिएशन से क्यों कहा जाता है कि मोस्टली जब भी एनर्जी किसी चीज पे फॉल होती है, इट मूव्स टू एक्साइटेड स्टेट। ये एक्साइटेड स्टेट की तरफ के अंदर चली जाती है। तो एक्साइटेशन और री एक्साइटेशन, एक्साइटेशन जब होती है तो आप बॉडी जो है वो हीट अप हो जाती है, हार्ट जिसे कहते हैं। तो इस एनर्जी जो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करती है फिर वही एनर्जी को रिलीज किया जाता है, तो इसलिए इस रेडिएशन को थर्मल रेडिएशन का नाम दिया जाता है। कैविटी क्यों कहा जाता है? कैविटी देखिए, ब्लैक बॉडी का जब शेप बनाया जाता है उसके अंदर एक स्मॉल सी ओपनिंग होती है, इस स्मॉल ओपनिंग को कैविटी कहा जाता है। इसलिए रेडिएशंस आर emitted from that cavity, that small opening is called cavity radiation। तो इसको cavity radiation भी बोला जाता है, इसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी बोला जाता है, और इसे थर्मल रेडिएशन भी कहा जाता है। अब इन रेडिएशंस को डिस्कस किया कुछ लॉज में, बहुत सारे डिफरेंट लॉज हैं, जरा उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात जो इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सपेरिमेंटल कर्व है, वो एक्सपेरिमेंटल कर्व कुछ इस तरह का है। ये एक्सपेरिमेंटल कर्व है, एक्सपेरिमेंटल कर्व ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इस कर्व को सबसे पहले जो डिस्कस किया वो वेन्स ने किया, वेन्स लॉ। इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो एनर्जी जो है वो मूव करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो वेव में जो डिस्प्लेसमेंट है इन वेव मोशन, displacement is denoted by wavelength, जिसे हम कहते हैं लैम्डा। तो वेवलेशन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेवलेंथ से डिनोट की जाती है, जिसे आप लैम्डा बोलते हैं। यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट को ना एस से जाहिर किया जाता है ना एक्स से जाहिर किया जाता है। तो वेव मोशन के लिए उसके अपने डिस्प्लेसमेंट वर्ड है, ग्रीक वर्ड जिसे लैम्डा बोला जाता है, तो इसको वेवलेंथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेव डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेन ने क्या कहा? वेन ने कहा जितनी भी वेवलेंथ है एनर्जी रेडिएशंस की,
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना कि आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वेवलेंथ उसकी कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी? अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन E is equal to h nu एनर्जी फ्रीक्वेंसी रिलेशन। तो अगर आप देखें जितनी फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते हैं एनर्जी बढ़ती है, तो जब एनर्जी इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में रिलेशन इनवर्स रिलेशन है। तो इट्स मींस कि एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन भी आपस में इनवर्स है। तो वेन्स ने कहा कि जो जो आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे तो उसके साथ साथ उसकी वेवलेंथ जो है कम होती जाएगी। तो ये जो लॉ था, दिस लॉ gives experimental curve for the radiations which have shorter wavelength। ऐसी रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ बहुत स्मॉल थी उनके लिए ये एक्सपेरिमेंट जो था ये बिल्कुल ठीक था। इसका जो कर्व आया वो कर्व कुछ इस तरह बना। ये एक्सपेरिमेंटल कर्व ऑफ वेन्स है। लेकिन फिर बाद रेडिएशन ऐसी थी जिनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा थी, एनर्जी कम थी लेकिन वेवलेंथ ज्यादा थी। तो वेवलेंथ ज्यादा के लिए ये एप्लीकेबल नहीं था। तो इसलिए वेन्स का लॉ जो है वो यहां आकर फेल हो जाता है कि इट ओनली डिस्कस द रेडिएशंस व्हिच हैव शॉर्ट वेवलेंथ, जिनकी वेवलेंथ जो है बहुत स्मॉल है उसको ये डिस्कस करता है, उनके लिए एप्लीकेबल है। जो लॉन्गर वेवलेंथ है उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तो इस लॉ को यहां फिर छोड़ा गया। फिर उसके बाद दूसरा लॉ आया। दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रेले एंड जीन्स। रेले जीन्स लॉ। रेले जीन्स लॉ, रेले जीन्स लॉ, ये दोनों साइंटिस्ट है, इन्होंने कंबाइन वर्क किया। कंबाइन वर्क किस चीज पे किया कि जो डेफिशिएंसी थी वेन्स के अंदर, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के अंदर, उस चीज को खत्म करने के लिए इन दोनों ने अपना लॉ दिया। वो लॉ क्या था? इन लोगों ने लॉ यूज करते हुए फार्मूला निकाला था एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फार्मूला निकाला था कि ई लैम्डा जो है वो बराबर है 8 पाई के टी डिवाइड बाय लैम्डा। ये फार्मूला था एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एवरी रेडिएशन। हर रेडिएशन जो निकलती है वो कितनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करती है, कितनी एनर्जी देती है, या डिकम्पोजिशन के वक्त जब न्यूक्लियस डिकम्पोज होता है तो कितनी एनर्जी निकलती है, उसके लिए जो फार्मूला था ई लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई के टी डिवाइड बाय लैम्डा। के जो है कांस्टेंट है, टी जो है ये आपका टेम्परेचर है, लैम्डा जो है ये आपके पास वेवलेंथ है, बाकी आपके पास कांस्टेंट है। तो उन्होंने यहां से अफर्स किया कि जो ग्राफ ये बनता है, दिस ग्राफ is fit for the curve of radiation which have longer wavelength। तो रेले जीन्स ने अपनी वैल्यू निकाली। वैल्यू निकालने के बाद उन्होंने कहा है कि जरूरी नहीं है कि वो जो लॉ जो वेन्स ने दिया था वो एप्लीकेबल हो हर रेडिएशन के ऊपर। फिर इन्होंने जब लॉ दिया तो इनका भी लॉ एप्लीकेबल हर रेडिएशन पे नहीं होता, जैसा कि माइक्रोवेव्स हैं, जैसे रेडियो वेव्स हैं। तो इस तरह कुछ वेव्स हैं जिनकी वेवलेंथ जो है बहुत स्मॉल है और एनर्जी जो है बहुत ज्यादा है, उन पे फिर ये लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये सिर्फ उन रेडिएशंस के लिए एप्लीकेबल हुआ जिनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा थी। और इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह बना। ये है रेले जीन्स लॉ। बात फिर वहीं आकर अटक जाती है
कि एक्सपेरिमेंटल कर्व को दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रहे, एक्सपेरिमेंटल जो कर्व दिया गया है उससे ये दोनों मैच नहीं होते। अगर पहला शॉर्टर वेवलेंथ के लिए है तो दूसरा लॉन्गर वेवलेंथ के लिए है, तो लिहाजा ये जो है दोनों एप्लीकेबल नहीं होते। तो इनकी डेफिशिएंसीज, इनके अंदर जो कमियां पाई गई, इसके अंदर जो चीज रह गई दोनों लॉज के अंदर, उनको पूरा करने के लिए साइंटिस्ट जो आया वो है प्लैंक्स लॉ, या उसको दूसरा नाम दिया जाता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स लॉ या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये जो है ये प्लैंक्स ने आकर दिया था। इसकी देने की वजह मेन क्या थी, वो यही थी कि डेफिशिएंसीज ऑफ वेन्स एंड रेड जीन्स, लॉ की जो डिफिशियंसी थी उनको खत्म करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए ये चीज, ये जो लॉ है प्लैंक्स ने ये दिया था। प्लैंक्स ने पहली बात क्या कही, प्लैंक्स ने पहली बात ये कही कि रेडिएशन जो है, रेडिएशन या जिसे हम कहते हैं एनर्जी, ये जो है ये विल मूव इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, जिसे हम बोलते हैं कॉल्ड क्वांटा। सबसे पहली बात कि एनर्जी जो है या रेडिएशन जो है ये मूव्स करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स या ग्रुप्स। ये सिंगली मूव नहीं करता, डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं जाते, बल्कि ग्रुप की हालत में जाते हैं, जिन्हें हम बेसिकली क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। और हर क्वांटा की जो एनर्जी है वो E = hf के बराबर है, या E = hν के बराबर है। ये प्लैंक्स ने दिया था, और प्लैंक्स ने इस लॉ को डिस्कस करने के बाद एक एक्सपेरिमेंटल कर्व दिया। वो एक्सपेरिमेंटल कर्व जो था वो ऑलमोस्ट नियर टू द एक्सपेरिमेंटल कर्व। प्लैंक्स कर्व, ये प्लैंक्स कर्व जो है ये बिल्कुल करीब था, नियर टू द एक्सपेरिमेंटल कर्व, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी गई थी उसके बिल्कुल करीब था। तो लिहाजा ये जो लॉ था प्लैंक्स लॉ या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये एप्लीकेबल थी, एप्लीकेबल फॉर बोथ टाइप्स ऑफ रेडिएशन, दैट इज शॉर्टर वेवलेंथ and larger wavelength। इन दोनों के लिए ये जो लॉ था ये एप्लीकेबल हुआ, और यही थ्योरी आगे आप पढ़ते जाएंगे, आप पढ़ते रहेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और दूसरा जब आगे जाएंगे तो उसके बाद मैक्सवेल थ्योरी आती है। तो मैक्सवेल थ्योरी जो थी वो फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के लिए इस्तेमाल होती है। प्लैंक्स थ्योरी जो है वो फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी के लिए इस्तेमाल होती है। कि एनर्जी जो है वो सिर्फ डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं जाती, बल्कि वो मूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स एंड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, जिनको हम क्वांटा का नाम देते हैं। और क्वांटा जो कि आपका फोटॉन होता है, वो नंबर ऑफ फोटॉन की एनर्जी जो है E = hf या E = hν के बराबर होती है। तो फिर उसने एक्सपेरिमेंटल कर्व दिया, वो एक्सपेरिमेंटल कर्व और जो पहले से एक्सपेरिमेंटल कर्व मौजूद था उसके बिल्कुल नियर भी था। तो इसलिए प्लैंक्स का जो लॉ है उसे एप्लीकेबल किया गया बोथ शॉर्टर वेवलेंथ वेव्स एंड लार्जर वेवलेंथ वेव्स के लिए, दोनों के लिए। तो ये कर्व आगे आप स्टडी करेंगे। बाकी जितनी भी थ्योरीज हैं वो कैंसल आउट हो जाती हैं, खत्म हो जाती है, मीन्स भी नहीं पढ़ा जाता और रेले जीन्स भी नहीं पढ़ा जाता। लेकिन इन चीजों से हट के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे उतनी ही एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज होती जाएगी। मींस एनर्जी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, ये डायरेक्ट रिलेशन है। और ये रिलेशन दिया था साइंटिस्ट ने जिसका नाम था स्टीफन बोल्ट्जमैन। जिसे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के नाम से जाना जाता है,
और इसने कहा था कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट पावर ऑफ 4 टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 4 के ये बिल्कुल डायरेक्टली रिलेशन में है कि अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर की आप इतनी पावर बढ़ाएंगे तो एनर्जी विल बी इंक्रीजेस डायरेक्टली। तो ये देख लें। अब पहले वीन्स क्या कहता था कि वीन्स कहते हैं कि वो डिपेंड करता है लैम्डा जो है इनवर्स डिपेंड करता है सिर्फ सिंगल टेम्परेचर पे, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन अगर वेवलेंथ का रिलेशन लेके टेम्परेचर के साथ तो टी पावर 4 एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 4 भी इनवर्स रिलेशन रखता है, तो एनर्जी इंक्रीज होती है इसके साथ। तो जब इसने प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया E इज इक्वल टू कांस्टेंट टी पावर 4, ये कांस्टेंट जो है ये सिग्मा टी पावर 4, इस सिग्मा को कहा जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सिंपल सा फिर दोहरा देता हूं एक दफा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन बहुत ही क्या चीज है। मैंने आपसे कहा कि ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है जो एवरी टाइप ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, क्योंकि आप खुद देखते हैं बेसिकली अगर हम डेली लाइफ के अंदर हम देखें कि हम जो डार्क जो क्लॉथ है वो नहीं पहनते। डार्क कलर जो है वो गर्मियों में नहीं पहना जाता। क्यों नहीं पहना जाता? क्योंकि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, वहां उसकी वजह से हमें गर्मी ज्यादा लगती है। तो मैंने आपसे कहा कि इसको थर्मल रेडिएशन भी बोला जाता है। थर्मल रेडिएशन इसलिए बोला जाता है कि जितनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर रहा है एक्साइटेशन के बाद ये उतनी ही रिलीज करेगा, तो वो हीट ही एब्जॉर्ब हो रही होती है और दोबारा वही एनर्जी निकल रही होती है, तो इसलिए इसको थर्मल रेडिएशन भी बोला जाता है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक ग्राफ आया था, उस ग्राफ को डिस्कस किया बहुत सारे साइंटिस्ट ने। सबसे पहले आपका मेन डिस्प्लेसमेंट था, जो कि मैंने कहा कि उसने कहा कि जो लैम्डा है वो टेम्परेचर की इनवर्सली रिलेशन है, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी वेवलेंथ कम होती जाएगी। तो उसने जो अपने लॉ के बाद ग्राफ दिया वो एक्सपेरिमेंटल कर्व एप्लीकेबल सिर्फ शॉर्ट वेवलेंथ के लिए था, जैसे कि माइक्रोवेव्स हैं और वेव्स हैं, उनके लिए अल्फा है बीटा है, इनके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो वो कर्व जो है बाकी जितनी रेडिएशन थी जैसे एक्सरे है, आपके पास लेजर है, आपके पास गैमा है, आपके पास न्यूट्रॉन है, ये जो है इनके लिए एप्लीकेबल नहीं था, तो इस लॉ को फिर कैंसिल किया गया। फिर दूसरा साइंटिस्ट आया, उसने कहा कि इसकी डेफिशिएंसी जो है वो मैं पूरी करूंगा। तो दो रेले एंड जेम्स उन्होंने अपना लॉ दिया, उनके मुताबिक उन्होंने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला दिया था कि E इज इक्वल टू 8 पाई के T ओवर लैम्डा। तो उसने ये फार्मूला देने के बाद, ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद उसने फिर अपना एक्सपेरिमेंटल कर्व दिया, जो कि उन वेव्स के लिए था जिनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, लंबी हो जाती है, जैसे कि गैमा है, एक्सरे है, फोटॉन है, लेजर है, इनके लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन फिर जो शॉर्ट वेवलेंथ के लिए था फिर ये उसको भी डिस्कस नहीं करता था, तो ये लॉ भी एप्लीकेबल नहीं हुआ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो है वो सिर्फ एनर्जी के लिए आया कि एनर्जी जो है डायरेक्टली डिपेंड करती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर। जितने भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर की आप पावर बढ़ाते जाओगे उतनी ही एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन उन दोनों लॉज की डिफिशिएंसीज को खत्म करने के लिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये बहुत अहम थ्योरी है। प्लैंक्स ने यही कहा था कि एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा पैकेट्स ग्रुप्स की हालत में जाती है और तकरीबन हर फोटॉन की एनर्जी जो है वो h न्यू के बराबर होती है। अब ये h न्यू हर इफेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, ये क्योंकि पार्टिकल नेचर भी रखता है और वेव नेचर भी रखता है। जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस करते हैं तो वहां यही फोटॉन यूज होता है। जब आप किसी एलिमेंट को एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं तब भी यही फोटॉन बम्बार्ड किया जाता है। तो ये एनर्जी E इज इक्वल टू h बेसिकली वो एनर्जी कहलाती है जो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे वो आप मेटल सरफेस पे देखें, चाहे वो आप किसी एटम में देखें। तो इस एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोला जाता है कि वो मिनिमम एनर्जी जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाए उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। तो प्लैंक्स ने कहा जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं होती बल्कि एक ग्रुप फॉर्म में, एक पैकेट फॉर्म में होती है जिसे हम क्वांटा कहते हैं। और फिर उसने अपना एक्सपेरिमेंटल कर्व दिया जो दोनों की डेफिशिएंसीज को खत्म कर देता, कैंसर ओवर कर देता। तो इसलिए वीन्स और रेले जीन्स का लॉ एप्लीकेबल ना होने की वजह से वो बार बार डिस्कस नहीं होता, वो फिजिक्स के अंदर ज्यादा उसकी थ्योरीज को डिस्कस नहीं किया जाता। इसलिए जब भी आप आगे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जाएंगे या मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जाएंगे तो आप प्लैंक्स को ही पढ़ेंगे, प्लैंक्स ही आगे पढ़ा जाता है। शुक्रिया। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो
टॉपिक के रिलेटेड तो आप बिल्कुल कमेंट्स में कह सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसका आंसर आपको मिल जाएगा।